हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या टर्मिनल बेनिफिट्स हैं यदि किसी एम्प्लॉय की सर्विस जो है वो 10 साल से कम है। बहुत से लोगों की ये क्वारी रहती है कि 10 साल पे तो हमें पता है, यदि 10 साल की हमारी क्वालिफाइंग सर्विस है तो पेंशन के लिए हम एलिजिबल हैं, और यदि 10 साल से कम है तो क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी पे इन डिटेल में बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है, इन केस सर्विस इज मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। यदि सर्विस जो है 1 साल से ज्यादा है और 5 साल से कम है, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, उस केस में हमें क्या मिलेगा। उसके ही इज इंटाइटल्ड फॉर 6 मंथ एमोलुमेंट्स, बेसिक पे प्लस डीए। यदि किसी एम्प्लॉय की सर्विस 1 साल से ऊपर है और 5 साल से कम है तो उसको 6 महीने की तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह में बेसिक पे प्लस डीए, जो लास्ट उसकी सैलरी होगी। नेक्स्ट है, इन केस सर्विस इज मोर देन 5 ईयर बट लेस देन 10 ईयर। यदि सर्विस जो है वो 5 साल से अधिक है लेकिन 10 साल से कम है तो उसको क्या मिलने वाला है। तो उसको मिलेगा सर्विस ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस। अब यहाँ पे सर्विस ग्रेचुइटी ये इनमें बड़ी सिमिलरिटी है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ग्रेचुइटी और सर्विस ग्रेचुइटी में क्या फर्क है। सर्विस ग्रेचुइटी जो है दैट इज ए सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन। वो एक लमसम पेमेंट है जो कि उस रिटायरिंग एम्प्लॉय को दी जाती है जिसकी सर्विस लेस देन 10 ईयर हो। बाकी जो दूसरी ग्रेचुइटी है उसको बोलते हैं रिटायरिंग ग्रेचुइटी, वो अलग है। मतलब ये दोनों अलग अलग है, सर्विस ग्रेचुइटी अलग है, ग्रेचुइटी अलग है। उसके बाद है लीव इनकैशमेंट, उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंश्योरेंस। तो इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजों को करेंगे। यानी कि जिसकी सर्विस 1 साल से ऊपर है, 5 साल से कम है, उसको 6 महीने के अपॉइंटमेंट किस तरह से मिलेंगे उसकी पूरी कैलकुलेशन के, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं कि वो एम्प्लॉई जिसकी सर्विस 1 साल से ज्यादा है लेकिन 5 साल से कम है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि 6 महीने की हमने उसको तनख्वाह देनी है। 6 महीने की कैसे देंगे, बेसिक पे प्लस डीए। सपोज उसकी बेसिक पे जो है वो है 50,000 रुपए और डीए है तो 53%, लेकिन हम 50 प्रेज्यूम कर रहे हैं राउंड फिगर में करने के लिए। तो डीए हो गया उस पर 75,000। अब 75,000 इंटू 6 ये अमाउंट आएगा 4,50,000 रुपए। यानी कि जिस एम्प्लॉय की लेंथ ऑफ सर्विस 1 साल से ऊपर 5 साल से कम है, तो यदि वो रिटायरमेंट होती है उसकी, तो उसको केवल 4,50,000 रुपए मिलेंगे अंडर यूपीएस। ये जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आती है। अब है कि इन केस सर्विस इज मोर देन 5 ईयर। पहले हमने किया सर्विस 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम हो। अब हम कर रहे हैं क्या बेनिफिट मिलेंगे यदि सर्विस जो है 5 साल से ज्यादा है लेकिन 10 साल से कम है, उसको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं सर्विस ग्रेचुइटी। सर्विस ग्रेचुइटी का जो फॉर्मूला है, हाफ से मंथ एमोलमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड हाफ ईयरली। यानी कि जितनी हाफ ईयरली कंप्लीट किया, हाफ ईयरली मींस कि मान लो लेंथ ऑफ सर्विस है 7 साल की तो उसकी हाफ ईयरली बनी 14, क्योंकि एक साल के अंदर 2 छमाही होती हैं। ठीक वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है कि जितने साल की उसकी लेंथ ऑफ सर्विस है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सपोज किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 50,000 रुपए है फुल, मतलब 50,000 रुपए बेसिक पे है और डीए जो है वो है 50% के हिसाब से 25,000। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जो उसकी बेसिक पे है उसको आधा कर देंगे, जैसे यहाँ दिखाया गया है 25,000 रुपए, और डीए को भी आधा कर देंगे 12,500। इन दोनों का टोटल कर देंगे, वो आ गया 37,500। अब जो हम ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि उस एम्प्लॉय की सर्विस जो है वो 9 साल की है, तो 9 साल को दुगना करेंगे, उसकी हाफ ईयरली बनेगी 18। उसकी 18 हाफ ईयरली बनी तो हमारा ये अमाउंट आया था, हाफ एमोलमेंट्स आए थे 37,500। 37,500 को 18 से गुणा करेंगे
तो अमाउंट निकलेगा 6,75,000 रुपये। यानी कि उस एम्प्लॉय को 6,75,000 रुपये सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगी, जो कि रिटायरिंग ग्रेचुइटी से बिल्कुल अलग है। ये लमसम पेमेंट है। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमने जब हम हाफ ईयरली काउंट करें तो एक चीज का माइंड में रखना है कि यदि सर्विस जो है 3 महीने से ऊपर आ रही है, यानी कि 3 महीने 10 दिन है, मंथ डे, तो ये वाला जो है वो नेक्स्ट हाफ ईयरली में चला जाएगा। जो 10 दिन भी ऊपर हो गया ना तो वो नेक्स्ट हाफ ईयरली में चला जाएगा। और बाय द वे ये होता 2 महीने 29 दिन, तो इसको इग्नोर करेंगे। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है जब हाफ ईयरली काउंट करने लगे। तो ये कभी माइंड में, यदि क्वार्टर जो है एक क्वार्टर से 2 दिन भी ऊपर आ रहे हैं तो वो नेक्स्ट वाले उसमें हाफ ईयरली में चला जाएगा। यदि किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में 2 महीने 28-29 दिन भी आ रहे हैं तो उसको इग्नोर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया कि किस तरह से उसकी सर्विस ग्रेचुइटी कैलकुलेट करनी। रिटायरिंग ग्रेचुइटी, इसका फॉर्मूला है लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी मीन बेसिक पे प्लस डीए। लास्ट सैलरी ड्रॉन इनटू 15/26 इनटू ईयर ऑफ सर्विस। ये फॉर्मूला है इसका रिटायरिंग ग्रेचुइटी को कैलकुलेट करने का। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सपोज एन एम्प्लॉई हुज बेसिक पे प्लस डीए इज 50,000। एक एम्प्लॉई है, उसकी बेसिक पे और डीए मिला के 50,000 रुपए है, और लेंथ ऑफ सर्विस जो है क्योंकि 10 साल से कम है तो 9 साल की है। अब हमें उसकी जो ग्रेचुइटी है वो निकालनी है, रिटायरिंग ग्रेचुइटी। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, लास्ट ड्रॉन सैलरी बेसिक पे प्लस डीए मिला के है 50,000 रुपए। फॉर्मूला है 15/26 और लेंथ ऑफ सर्विस है 9 ईयर। तो ये अमाउंट वर्कआउट होगा 2,59,615। फ्रैक्शन इग्नोर्ड, इसके अंदर जो फ्रैक्शन है उसको इग्नोर कर दिया गया है। तो नेट फिगर जो है 2,59,615, यानी कि ये रिटायरिंग ग्रेचुइटी है और ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ग्रेचुइटी की लिमिट है वो पहले 20 लाख हुआ करती थी, लेकिन 1/1/24 से इसकी जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 25 लाख रुपए हो गई है। लीव इन कैशमेंट क्या है, जो हमारी छुट्टियां बच जाती हैं, मतलब वो छुट्टियां जिनको हमने अवेल नहीं किया ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, तो उनका पैसा मिलता है। और वो लीव इन कैशमेंट की सीलिंग है 300 लीव इन कैशमेंट होगी। यदि आपकी जितनी ईएल है, ईएल मतलब अर्न लीव है, अर्न लीव पे फुल पे मिलेगी। और यदि अर्न लीव कम है 300 से, वो फिर यदि हाफ पे लीव है तो वो हाफ पे लीव मिलेगी। हाफ पे लीव यदि मिलेगी तो वो बेसिक मतलब एमोलमेंट्स भी हाफ ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक एम्प्लॉई है, उसकी बेसिक पे है 50,000 और उस पे डीए है 25,000। टोटल अमाउंट हो गया बेसिक, पहले हमारा फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ डेज अपॉन 30, यानी कि बेसिक पे और डीए को गुणा करना है जो अनवेल्ड पोर्शन ऑफ लीव है, जितनी छुट्टियां बची हुई हैं वो बटे 30। तो यहाँ पे हमारा ये था 50,000 और 25,000 75,000। अनवेल्ड पोर्शन ऑफ ईएल है उसकी 250 और एचपीएल है 50, क्योंकि मैक्सिमम सीलिंग 300 की है। 250 तो उसकी अर्न लीव है जिसपे उसको फुल पे मिलेगी और 50 पे हाफ पे लीव मिलेगी। अब यहाँ पहले हमने कैलकुलेशन करी 75,000 इंटू 250/30, ये अमाउंट आ गया 6,25,000। अब एचपीएल का है 37,500 इंटू 50, यह आ गया 62,500। टोटल अमाउंट होगा 6,87,500। अब यहाँ पे जो हमने लेंथ ऑफ सर्विस ली है या ये जो बेसिक पे या डीए ली है, ये सब इमेजिनरी है। जो भी एम्प्लॉय इन कंसर्न है वो अपनी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट है इसमें प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, जो लोग एनपीएस में जिनकी एनरोलमेंट है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ देयर बेसिक पे प्लस डीए। 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए दे अराउंड। और अब वो यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाते हैं, हालांकि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है ये ऑप्शनल है। जो एम्प्लॉय एनपीएस में रहना चाहते हैं वो एनपीएस में रह सकते हैं, मतलब मूव करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन
एक बार यदि उन्होंने अपनी वो ऑप्शन दे दी, वो दोबारा कभी चेंज नहीं होगी, ये कंफर्म न्यूज है। तो इसलिए अपनी ऑप्शन अभी भी एम्प्लॉइज के पास अवेलेबल है, जिसमें वो ऑप्ट करना, जो स्कीम ऑप्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 10% बेसिक पे, उसके ऊपर डीए, और गवर्नमेंट का पहले कंट्रीब्यूशन पहले 14% था, अब वो 18.5% है। 18.5% जो पेंशन मिलेगी इसी फंड में से ही मिलेगी। गवर्नमेंट अपना कुछ नहीं कर रही है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर जो एनपीएस जो एम्प्लॉइज हैं जिनकी अपॉइंटमेंट 1-1-4 के बाद है, उनका कंट्रीब्यूशन वैसे ही जाता रहेगा जैसे वो जा रहा था पहले भी। बस ये है कि उनको वही एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और ग्रेचुइटी वो सब मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट शैल में ये है कि ये प्रोविडेंट फंड का जो जिसका इंडिविजुअल जिसका इतना अमाउंट है, वो उसको यदि उसकी 10 साल से सर्विस कम है, वो ये अमाउंट उसको मिल जाएगा। मतलब उसका अपना कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा जो उसने स्कीम को कंट्रीब्यूट किया है डीए मिला के, और 14% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो भी उसको मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यदि उसकी 10 साल से सर्विस कम है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस है वो है कैटेगरी वाइज। जो लेवल 1 है उसका कुछ है, लेवल 4 है, तो वो कैटेगरी वाइज है। जितना अमाउंट यदि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में यदि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो इंश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। लेकिन जो मतलब जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर शायद 1/3 की पेमेंट होती है। 1/3 यदि कोई आदमी मतलब सर्वाइव कर जाता है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको 1/3 अमाउंट जो है वो रिफंड होता है। वो हर एक एम्प्लॉय का अपना वो है, डिपेंड करता है कितना उसने कंट्रीब्यूट किया था। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या टर्मिनल बेनिफिट्स हैं जिनकी सर्विस लेस देन 10 ईयर है और पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी पेंशन कैलकुलेट कर, मतलब जो ये टर्मिनल ड्यूज कैलकुलेट करने लगे अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ सर्विस, हर एक चीज सर्विस कितनी है उसके बेस पे ही सारी कैलकुलेशन है। तो मैं समझता हूँ ये क्लैरिटी हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल किए गए हैं ताकि कोई भी इंसान है वो आसानी से समझ सके। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।